Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। ठीक है, तो देखो अभी हम इस एपिसोड से पूरा जो आपका काउंटर का जो बेसिक्स था तो वो तो हमने पिछले वाले एपिसोड में डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, लेकिन इस एपिसोड से हम पूरा डिस्कस करने वाले काउंटर के जो टाइप्स होते हैं। काउंटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर और एक होता है सिंक्रोनस काउंटर। तो वो दोनों टाइप हमें डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसिंक्रोनस काउंटर इस एपिसोड में मैं अभी डिस्कस करूंगा, फिर बाद में फिर हम सिंक्रोनस काउंटर की तरफ मूव करेंगे। पहले एसिंक्रोनस काउंटर, उसका पूरा बेसिक्स, फिर उसका डिटेल्स, फिर उसके प्रॉब्लम्स गेट के अकॉर्डिंग, और बाद में फिर हम सिंक्रोनस काउंटर के ऊपर मूव करने वाले। ठीक है, पिछले वाले एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। काउंटर का जो बेसिक्स रहता है कि काउंटर आपको किसके लिए लगता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस को काउंट करना है तो आपको काउंटर लगेगा। ठीक है, तो काउंटर उसके लिए आपको किसके लिए लगता है ये हमने पहले सबसे पहले देख ही लिया था। बाद में हमने देखा था मॉड नंबर ऑफ काउंटर। काउंटर का जो मॉड नंबर होता है वो क्या होता है वो हमने देख लिया था। जितने आपके स्टेट्स रहते हैं काउंटर के, ठीक है, तो उतने स्टेट्स उतना ही आपका मॉड नंबर रहता है, वो हमने देख लिया था। और बाद में हमने मूव किया था कि आपकी एक कम से कम एक फ्लिप फ्लॉप ऐसा जरूर होगा आउटपुट पे। आउटपुट आपका जो आउटपुट की वेवफॉर्म आएगी तो आउटपुट में कम से कम आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है तो उसमें कम से कम एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ऐसा होगा जो आउटपुट में जो मॉड नंबर का जो काउंट आ रहा है, तो मॉड नंबर का जो आपका काउंट है मतलब 5 आया 6 आया तो उतना ही से उतने से ही आपके आउटपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी को मतलब इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेगा और फिर आपकी आउटपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये हमने पूरा अच्छे से जान लिया था, आप अच्छे से रिमाइंड करो। ठीक है, देखो 2-3 दिनों से मैंने कुछ वीडियो यहाँ बनाई नहीं थी क्योंकि साउंड का इश्यू आ रहा था। आपने पिछले वाले एपिसोड में नोटिस किया ही होगा कि बहुत सारा साउंड का इश्यू क्रिएट हो रहा था। तो अभी मैंने नया माइक ऑर्डर किया है, अभी आपको साउंड का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से इस एपिसोड से आपको कोई भी साउंड का इश्यू नहीं आने वाला है और हम रेगुलरली यहाँ आपके वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, और एक बात अच्छे से मुझे आपको एक बात बतानी थी कि इलेक्ट्रिकल एकेडमी पे कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने जो डाला था वो आपने बहुत लोगों ने देखा ही होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर गेट फॉर इलेक्ट्रिकल खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम, तो उसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो वोटिंग मैंने वहां रखी थी और आपने बहुत सारे लोगों ने वहां वोट किया है। अगर आपने किया नहीं तो अच्छे से आप वोट करो। अभी तक मेरे पास जो वोटिंग आई है उस कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहां मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स पर ज्यादा वोट आई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मुझे डिटेल में पढ़ाना है। ठीक है, और पावर सिस्टम भी पढ़ानी है, लेकिन एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट आपका हो सकता है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे ज्यादा वोट्स वहां आई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे अगर ज्यादा वोट होगी और मैं 1-2 दिन वेट करता हूं, देखूंगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे अगर ज्यादा वोट होती है तो हम डील करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन सबसे पहले गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर पावर सिस्टम पर अगर बाय चांस पावर सिस्टम पर बढ़ जाता है वो वोट्स तो हम पावर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम दोनों कोर सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल में आपको करने होंगे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आपका गेट का स्कोर अच्छा खासा आ सकता है। क्योंकि बाकी के ये जो सब्जेक्ट्स है आप डिजिटल, सिग्नल कंट्रोल, एनालॉग, ईएमएफ ये सब कुछ तो आप कर लोगे और यहां से कुछ गारंटी नहीं रहती कि कौन से सब्जेक्ट से आपका वेटेज ज्यादा रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होगा उस पे आपका वेटेज ज्यादा होगा, वो आपको कोई बता नहीं सकता। वेटेज हर बार चेंज होता है। हमने अप्रोक्सीमेट वेटेज तो डिसाइड कर लिया है। कई सारे बुक्स आपने जो गेट के लिए होंगे वहां आपने देखा होगा कि अप्रोक्सीमेट वेटेज हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन वो वेटेज हर समय वेरी करता है। अभी गेट 2020 जो आपकी एग्जाम हुई इलेक्ट्रिकल की, वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा कि कोर सब्जेक्ट्स पर उनका फोकस था, नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने
आपका सिग्नल होगा, कंट्रोल होगा, आपका एनालॉग पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंट्रोल, और ईएमएफ पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। यहाँ इस बार ईएमएफ पे भी उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। गेट 2020 जिन्होंने दी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता नहीं होता है कि वेटेज क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके जो कोर सब्जेक्ट छोड़ के बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, कंट्रोल, सिग्नल, एनालॉग, ईएमएफ, तो वहां आपको पता नहीं रहता है। तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स करके जाने वाले, मतलब 12 सब्जेक्ट्स आपको है इलेक्ट्रिकल गेट सिलेबस में, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके जनवरी फरवरी तक आपके पूरे कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। आप कहीं से टेस्ट सीरीज अभी एंगेज किए होंगे, ठीक है, आपको पता ही है। तो टेस्ट सीरीज अगर आपने लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करने का सही समय है वो अभी नहीं है, ये अच्छे से आप नोटिस करो, अच्छे से आपको ये पता ही होना चाहिए। अभी आपका जो टाइम चल रहा है वो एक एक सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने का टाइम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, मेरे ख्याल से तो अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो अगस्त में आपको टेस्ट सीरीज एंगेज नहीं करनी चाहिए। मतलब आपने कहाँ से टेस्ट सीरीज ली होगी तो जरूर ली होगी, वो तो आपको लेनी ही है अगर आपको अच्छे से आउटपुट निकालना है एग्जाम में, और अगर आपके अच्छे खासे सब्जेक्ट डिटेल में कंप्लीट होते हैं तो बाद में आपको टेस्ट सीरीज। तो बहुत सारे लोग आपके ऐसे भी है कि उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, मतलब मेरा कहने का मतलब है मैक्सिमम उन्होंने 7 to 8 सब्जेक्ट्स अभी तक कंप्लीट किए हैं। अगर ऐसे कैटेगरी के लोग हैं तो उन्होंने टेस्ट सीरीज अगर अभी से एंगेज की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उनके अगर 3 to 4 सब्जेक्ट्स ही बाकी है तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी, बराबर है। क्योंकि अभी तक आपके पास जो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 मंथ्स आपके पास बचे। जनवरी तो आप छोड़ ही दो, जनवरी में आपको पूरा का पूरा रिवीजन वहाँ चाहिए होता है। जो भी आपने पढ़ा है जनवरी में कोई आपको न्यू सब्जेक्ट्स भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इस पर मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा, ठीक है। अभी हम वैसे भी सेशन कुछ एंगेज करेंगे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है आपको, कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत सारा आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, ठीक है। तो वो भी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर लूंगा, अलग से एक वीडियो बना के आपको एक गाइडेंस वहां से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैनल से वो आपको हर रोज गाइडेंस करते रहते हैं, ठीक है, हर रोज आपको वो बताते रहते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हर रोज उनका जो गाइडेंस होता है वो चेंज होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। वो क्या करते हैं, 1-2 सब्जेक्ट्स वो हर दिन लेते हैं, मतलब 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स वहां चलते रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर आपके स्टूडेंट्स के मेंटालिटी के हिसाब से देखा जाए तो आप एक दिन में अगर आपने सपोज एक सब्जेक्ट आपने शुरू किया है तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, मान लो अगर आप एक ही सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ रहे, आपने अगर कोर सब्जेक्ट उठाया तो क्या उसके साथ आप सिंपल सब्जेक्ट उठाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बारे में भी मैं आपको गाइडेंस करूंगा, पूरा डिटेल में मैं आपको वो बताऊंगा ही क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो हम एक सेपरेट एपिसोड बना के मैं वो अपलोड कर दूंगा, आपको वहां से पूरा डिटेल में आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अभी देखो हमारा क्या चल रहा है, एसिंक्रोनस काउंटर अभी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। काउंटर का बेसिक्स पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अभी काउंटर के जो टाइप्स रहते हैं, 2 टाइप्स रहते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर और एक होता है आपका सिंक्रोनस काउंटर। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर के बीच में दोनों में आपको डिफरेंस सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनकी कैटेगरी ऐसी डिफरेंट क्यों हो गई, ठीक है। मतलब वो क्या पॉइंट्स है उनकी वजह से उनकी कैटेगरी डिफरेंट हो गई, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर asynchronous counter and synchronous counter, asynchronous counter and synchronous counter। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए डिटेल में, मतलब आपको आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखो एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, मान लो अभी हमारे पास
मतलब आपका जो आउटपुट है, मान लो मैंने मान लिया कि मेरे जो स्टेप्स है वो यहाँ मैं स्टेप्स ड्रॉ करता हूँ, मतलब स्टेट्स आपके काउंटर की जो स्टेट्स रहती है। तो मान लो मेरा काउंटर जा रहा है 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा जा रहा है। तो वो जा रहा है तो वो फ्लिप फ्लॉप में कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, क्योंकि वो जो आउटपुट है आपका कौन सा स्टेट चल रहा है वो आपको कौन बताता है, फ्लिप फ्लॉप बताएगा, बराबर है। तो 0 आपको डिनोट करना है 3 बिट का। अभी देखो 0 1 2 3 4 5 में अभी यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मतलब 5 वाली स्टेट भी लेता हूँ। अभी ये कितना काउंटर हो गया, मॉड 6 काउंटर ये हो गया, क्योंकि देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो 6 स्टेट्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो 6 डिफरेंट स्टेट्स आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका मॉड 6 काउंटर है, बराबर है। तो मॉड 6 काउंटर अगर ये आपका है तो अभी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अभी आपको मैंने क्या बताया था, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अभी ये जो स्टेट्स है उनमें मैक्सिमम वाला जो स्टेट है, मतलब मैक्सिमम काउंट कितना है। तो मैक्सिमम काउंट आपको 5 दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा काउंट तो 5 है यहाँ, बराबर है। तो वो भी आपको देखना पड़ता है। अभी यहाँ 6 डिफरेंट स्टेट्स है, तो मॉड नंबर 6 है, तो 6 डिफरेंट स्टेट्स है, तो 6 स्टेट्स जनरेट करने के लिए आपको फ्लिप फ्लॉप कितने प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक फ्लिप फ्लॉप में आपका एक ही आउटपुट बिट होती है, दूसरी वाली जो होती है वो कॉम्प्लीमेंटेड होती है, वो आपको पता ही है, क्योंकि स्मॉलेस्ट मेमोरी एलिमेंट आपका फ्लिप फ्लॉप रहता है। एक ही आपका आउटपुट फ्लिप फ्लॉप में जो आता है, एक ही बिट का आउटपुट आता है। और 5 स्टेट्स आपको दिखानी है, तो आप कैसे दिखाएंगे, 6 स्टेट्स दिखानी है, तो 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर आप दिखाएंगे 0 1 0 2 के लिए, ठीक है। 3 के लिए आप दिखाएंगे 0 1 1, 4 के लिए आप दिखाएंगे 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1 दिखाएंगे, 6 के लिए 1 1 0 दिखाएंगे। ऐसा चलता रहेगा, हम 5 तक ही आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी देखो 0 या आपका 0 डेसिमल फॉर्म में 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको ये 5 तक आना है, मतलब आप टोटल कितनी स्टेट्स आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिफरेंट स्टेट्स है, तो मॉड नंबर 6 है, और वो आपको फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में दिखाना है। तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आप वो कैसे दिखा पाएंगे, फ्लिप फ्लॉप पे आउटपुट पे आपको अगर वो दिखाना है तो आप यहाँ आपको कितने फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ी है। देखो 3 फ्लिप फ्लॉप से आपका काम चल रहा है, ये एक फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा वाला और ये थर्ड वाला, 3 फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक ही आउटपुट दिखाता है। तो मैंने अगर मान लिया कि अभी देखो ये मैं रफ कर देता हूं, मैंने अगर मान लिया ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, ये फर्स्ट है और ये आपका ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मैंने Q0 कहा, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q1 कहा और थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मैंने Q2 कहा, मान लो, ठीक है। तो अभी देखो ये आपका एक थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप है, तो थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप में ये 0 देगा, सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप भी 0 देगा आउटपुट पे, और फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप भी आउटपुट में 0 देगा। अगर ऐसा होगा, तीनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 0 होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी 0 वाली स्टेट काम कर रही है, 0 वाली स्टेट चल रही है। बाद में फिर थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप में 0 दिया, सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप में 0 दिया, और फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप ने अगर आपको 1 दिया आउटपुट पे, तो वो 1 जनरेट कर लेगा, तो वो 1 फर्स्ट स्टेट आपकी चली जाएगी, बराबर है। तो अभी ऐसा चलता रहता है। तो मैंने आपको वो पिछले वाले एपिसोड में ही बता दिया था, मैंने आपको क्या बताया था, अच्छे से आप रिमाइंड करो कि सबसे पहले अभी हमने ये जो स्टेट्स ली वो 0 से कहां तक जा रही थी, वो 5 तक आपकी जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने आपको यही देखने के लिए कहा था कि इसका मॉड काउंट आप देखो कि कितना है। तो यहाँ 6 डिफरेंट स्टेट्स है, तो उसका 6 मॉड काउंट है। तो 6 स्टेट जनरेट करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप से आपका काम चल जाता है, बराबर है, क्योंकि 2 की पावर n उतनी स्टेट्स आपको जनरेट करनी है, तो n फ्लिप फ्लॉप्स आपको लगेंगे, ये आपको पता है। तो अगर आपके पास 6 आपकी डिफरेंट स्टेट्स है, 8 से तो कम है, तो 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप से आप 8 स्टेट्स टोटल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तो 6 ही करनी है तो हो जाएगी 3 फ्लिप फ्लॉप से, लेकिन बाद में फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो आपको 5 दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा वाला काउंट आपका यहाँ 5 है, मैक्सिमम काउंट आपको 5 दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम काउंट अगर आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो वो 5 वाली ये जो स्टेट है वो क्या 3 फ्लिप फ्लॉप से अचीव हो जा रही है यहाँ, तो बिल्कुल हो जा रही है। देखो 1 0 1 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगे 5 जनरेट करने के लिए, तो 3 फ्लिप फ्लॉप से ये वाला काम आपका पूरा चल जाएगा। लेकिन
मान लो मैंने अगर यहाँ कहा होता कि 5 की जगह पर अभी 0 1 2 3 4 5 तक हम गए थे, बराबर है। तो यहाँ हम सीक्वेंस वाइज आगे बढ़े, हमने क्या किया, एक एक काउंट आगे बढ़ाया। तो एक एक काउंट आप यहाँ आगे बढ़े 5 की तरफ, मैं 6 भी ले सकता हूँ आगे मुझे लेना होगा तो अप काउंट ये हो गया, इसे हम अप काउंट कहेंगे। एक एक से इंक्रीमेंट हो जा रही है आपकी स्टेट, और वो सीक्वेंस से एक एक से, सीक्वेंस से आपकी इंक्रीमेंट हो रही है एक एक से, तो फिर वो अप काउंट हो गया। अगर मैंने कहा होता 6 से मैं स्टार्ट करता, 6 में पहले लेता 6 5 4 3 2 1 0, अगर मैं ऐसा लेता स्टेट ट्रांजिशन, तो फिर 6 से मैं 0 की तरफ बढ़ता, तो एक एक काउंट में यहाँ डिक्रीमेंट करता रहता, बराबर है। एक एक काउंट मेरा यहाँ डिक्रीमेंट होता रहता, तो डिक्रीमेंट हो रहा है लेकिन सीक्वेंस में हो रहा है, तो ये डाउन काउंट हो गया, बराबर है। तो ये अप काउंटर हो गया आपका, ये डाउन काउंटर हो गया, यहां से आपको पता चल गया। तो ये सीक्वेंस में जो आगे बढ़ता है, सीक्वेंस में, बराबर है, एक फिक्स सीक्वेंस में जो आपका आगे बढ़ता है, या तो फिर वो अप सीक्वेंस होगा यहां जो दिखाई दे रहा है, या तो फिर वो आपका डाउन सीक्वेंस होगा। तो अगर ऐसा सीक्वेंस से कोई आपका आगे आपका बढ़ रहा है या सीक्वेंस से कम हो रहा है, तो फिर इसको हम कहेंगे, ये किसके कैटेगरी में आएंगे, ये आपके एसिंक्रोनस काउंटर के कैटेगरी में आएंगे, बराबर है। ये आपके एसिंक्रोनस काउंटर के कैटेगरी में आएंगे। अगर मैंने कहा कि 0 से मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली 3 की तरफ मुझे जाना है, 3 से मुझे 5 की तरफ जाना है, 5 से फिर से 2 की तरफ आना है, 2 से फिर से मुझे 4 की तरफ जाना है, मतलब ऐसा कहाँ से भी हमने कहीं पर भी मूव किया, अगर ऐसा रैंडम सीक्वेंस आपको मिल गया, ये रैंडम सीक्वेंस है, कहीं पर भी कहाँ पर भी हम जा सकते, तो ये रैंडम सीक्वेंस है। तो रैंडम सीक्वेंस अगर आपको मिल जा रहा है, तो रैंडम सीक्वेंस आपका हमेशा सिंक्रोनस काउंटर को डिनोट करेगा, मतलब वहां कौन सा भी सीक्वेंस पॉसिबल होता है। तो एक बात, एक बेसिक डिफरेंस आपके पास आ गया कि एसिंक्रोनस काउंटर में हमेशा कुछ ना कुछ फिक्स सीक्वेंस होता है, और सिंक्रोनस काउंटर में कोई फिक्स सीक्वेंस ऐसा होता, मतलब फिक्स सीक्वेंस अगर होगा तो वो सिंक्रोनस काउंटर के कैटेगरी में आ सकता है। एसिंक्रोनस तो वो होगा ही, फिक्स सीक्वेंस है मतलब एसिंक्रोनस काउंटर के कैटेगरी में वो आ रहा है, लेकिन फिक्स सीक्वेंस नहीं है, ऐसा रैंडम सीक्वेंस आपको मिल रहा है, कौन सा भी कहीं पर भी आपको मिल रहा है, तो वो सिंक्रोनस काउंटर के कैटेगरी में आएगा। तो सिंक्रोनस काउंटर में जॉनसन काउंटर आपका होता है, रिंग काउंटर आपका होता है, ये दो स्पेशल आपकी ये जो काउंटर्स है ये सिंक्रोनस काउंटर के टाइप है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको मिल गया कि फिक्स सीक्वेंस आपका एसिंक्रोनस काउंटर में मिल रहा है, और रैंडम सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस आप इज पॉसिबल सिंक्रोनस काउंटर में। फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, फिर फर्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं, एसिंक्रोनस काउंटर में आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, इन एसिंक्रोनस काउंटर either up sequence or down sequence is possible, either up sequence or down sequence is possible, या तो वो अप होगा या तो वो डाउन होगा, उसके अलावा कोई चांसेस नहीं है कि कौन सा अलग वाला सीक्वेंस यहाँ आ गया तो वो एसिंक्रोनस काउंटर में बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अप काउंट या डाउन काउंट के लिए ही एसिंक्रोनस काउंटर है। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लो फिक्स सीक्वेंस इज पॉसिबल, यहाँ फिक्स सीक्वेंस होता है अप या डाउन। सिंक्रोनस काउंटर में फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, आपको पता होना चाहिए, सिंक्रोनस काउंटर में फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, एनी सीक्वेंस इज पॉसिबल। देखो ऐसा रैंडम सीक्वेंस भी यहाँ चलेगा, अगर आप कहते अप सीक्वेंस भी क्या यहाँ चलेगा तो चल जाएगा, अप सीक्वेंस भी चलेगा, डाउन भी चलेगा, कौन सा भी सीक्वेंस यहाँ चलेगा। एनी सीक्वेंस इज पॉसिबल इन सिंक्रोनस काउंटर, बट यहाँ फिक्स सीक्वेंस आपका पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, और अभी एक बात अच्छे से मुझे फिर से एक बात आपको बतानी है, जो मैंने पिछले वाले एपिसोड में आपको बता ही दी थी, लेकिन फिर से यहाँ हमने वो ड्रॉ किया ही है ये, तो आपको अच्छे से देखो। अभी मैं ऐसा लिया मैंने, और यहाँ मैंने ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद अगर मैं ले लेता हूँ 8, मान लो मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस जो हो गया, ये क्या अभी अप सीक्वेंस हो गया,
तो नहीं, अब सीक्वेंस यहाँ तक है, लेकिन 6 के बाद तुरंत वो 8 पर आया है, 7 पे वो आया ही नहीं। तो ये अभी एक रैंडम सीक्वेंस की कैटेगरी में आ गया, तो ये सिंक्रोनस काउंटर में ट्रीट होगा, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट मुझे आपको बताना है कि अभी हमने 0 से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमने आगे बढ़ा, लेकिन 6 के बाद हमने 8 तक हम आगे बढ़े, और हमें अभी यहाँ बताना है कि ये सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको जनरेट करना है तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप्स की नीड होगी। तो आपको यहाँ कितने फ्लिप फ्लॉप्स की नीड होगी अच्छे से मुझे बताओ। सबसे पहले आप देखेंगे कितनी आपकी डिफरेंट स्टेट्स है, उतना वो मॉड नंबर होगा काउंटर का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स आपको दिखाई दे रही है। मान लो ये 6 नहीं होता, ठीक है, मान लो ये आपका 6 नहीं होता, 5 के बाद 8 की तरफ आप मूव करते। अभी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट स्टेट्स आपकी पॉसिबल यहाँ हुई इस सीक्वेंस में। तो आपका मॉड काउंट कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मॉड काउंट आपका 7 हो गया। और फिर ये मॉड काउंट तो आपका 7 हो गया, लेकिन फिर मैंने सेकंड पॉइंट आपको क्या बताया था, आपको ये भी देखना है कि मैक्सिमम काउंट क्या है। तो यहाँ इस सीक्वेंस में मैक्सिमम काउंट मुझे 8 दिखाई दे रहा है। तो 8 आपको अगर डिनोट करना है फ्लिप फ्लॉप से, तो 8 कैसा आएगा, बाइनरी फॉर्म में 1 0 0 0। तो 1 0 0 0 ऐसा आपका 8 आएगा। 5 के बाद 8 आ रहा है, तो 1 0 0 0 ये आपका 8 आ रहा है। तो ये 8 जनरेट करने के लिए तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स लग रहे हैं। ये जो आपके 0 से 5 जनरेट करने के लिए, ये 0 से 5 जो आपकी स्टेट्स थी वो जनरेट करने के लिए आपको यहाँ सिर्फ आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगे। लेकिन ये जो आपकी नेक्स्ट आपकी ये स्टेट है 8 वाली, तो ये आपको जनरेट करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ सफिशिएंट नहीं है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स लग रहे। इसीलिए पूरा सीक्वेंस के लिए मुझे और एक फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड करना पड़ेगा, 4th वाला फ्लिप फ्लॉप, जिसका आउटपुट मैं बता रहा हूँ यहाँ Q3। तो ये यहाँ 0 0 0 यहाँ तो वो होगा ही, लेकिन यहाँ वो 1 जनरेट करेगा। तो ये आपको देखना रहता है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। तो सबसे पहले मॉड काउंट देखो और बाद में आप ये देखो, ठीक है, मॉड काउंट देखो और बाद में मैक्सिमम काउंट कितना है उस सीक्वेंस में वो देखो, और फिर आपको पता चलेगा कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स आपको लगेंगे वो काउंटर, पर्टिकुलर काउंटर आपको डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपने यहाँ लिखा ही होगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ फिक्स सीक्वेंस पॉसिबल होता है और यहाँ सिंक्रोनस काउंटर में एनी सीक्वेंस इज पॉसिबल। वहां कौन सा भी सीक्वेंस पॉसिबल हो सकता है, कौन सा भी रैंडम सीक्वेंस वहां पॉसिबल है सिंक्रोनस काउंटर में। ठीक है, और अगर मैंने डिफरेंस यहां निकाला तो डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा। अभी देखो, अभी मैंने अगर यहां दिया, अच्छे से मैं ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट्स तो मैं आपको डायरेक्टली डिक्टेट कर रहा हूं, तो आप डायरेक्टली लिखो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ, ठीक है, अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन ही करता हूँ सिर्फ। अभी देखो, अगर मान लो आपके पास आपने लिए 3 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, 3 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने ऐसे लिए, ठीक है, ये मैंने ले लिए, मेरे पास है 3 फ्लिप फ्लॉप्स। 3 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने लिए, 3 फ्लिप फ्लॉप्स को, तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को आपके इनपुट्स तो रहेंगे, बराबर है, तीनों फ्लिप फ्लॉप को आपके ऐसे इनपुट रहेंगे, बराबर है, तीनों फ्लिप फ्लॉप को आपकी क्लॉक रहेगी, बराबर है, तीनों फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक भी रहेगी, तीनों फ्लिप फ्लॉप को इनपुट रहेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ ज़्यादा ही नियर हो गया वो, ठीक है, फिर से ड्रॉ करता हूँ। ऐसे मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ लिए, तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को हर एक फ्लिप फ्लॉप को आपके 2 आउटपुट रहते हैं। ठीक है, आपको पता है ये मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप लिया है। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप में यहाँ ले रहा हूँ, ये जेके इनपुट उसके हो गए, जेके फ्लिप फ्लॉप मैंने लिया है, ये इसके जेके इनपुट हो गए। ठीक है, और यहाँ उसकी क्लॉक तो रहेगी, हर एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक रहती है। तो यहाँ देखो, उसका आउटपुट भी रहेगा हर एक फ्लिप फ्लॉप का, और उसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट ये भी रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट भी इसका है। ठीक है, तो अभी देखो, ये वाला फ्लिप फ्लॉप, ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने लिए, तो इसको मैं नाम देता हूँ, ये है मेरा सेकंड फ्लिप फ्लॉप, ये है मेरा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, मतलब ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है मेरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ मैं 0 से उसे डिनोट करूंगा, यहाँ
1 से करूंगा, यहाँ 2 से करूंगा। ठीक है, आप जैसा डिनोट करते हैं वैसा ही मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो ये 0 से डिनोट कर रहा हूँ, ये 0 वाला फ्लिप फ्लॉप, इसलिए J0 K0, इसका आउटपुट होगा Q0 और इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होगा Q0 बार। इसका J1 K1, इसका आउटपुट Q1, इसका Q1 बार, इसका J2 K2 इनपुट और इसका आउटपुट होगा आपका Q2 बार। ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप्स लिए। ठीक है, अच्छे से आप देख रहे, तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने यहाँ ले लिए। ठीक है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने यहाँ अच्छे से यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अभी देखो कहने का मेरा मतलब क्या है, अच्छे से देखो। मान लेते हैं, देखो इसको मैं 0 कहता हूँ, यहाँ से मैं क्लॉक प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये J0 K0, ये आपका Q0 बार लेता हूँ। ये 0 वाला, ये फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप और ये सेकंड वाला, ऐसे मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप्स लिए। तो ये J2 हो गया मेरा, ये मेरा K2 हो गया, ये मेरा Q2 हो गया और ये मेरा Q2 बार हो गया। ठीक है, तो ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने लिए, 0 वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। अभी मैं क्लॉक प्रोवाइड यहाँ कर रहा हूँ। तो क्लॉक अगर मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ से कोई क्लॉक प्रोवाइड की, ये मेरी क्लॉक है, मैं यहाँ से ऐसी क्लॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लॉक के टर्मिनल को, जो आपका क्लॉक का इनपुट है। तो क्लॉक इनपुट को मैं क्लॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ क्लॉक प्रोवाइड की और वही क्लॉक मैंने प्रोवाइड की यहाँ भी। आपका जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है उसको भी मैंने वही क्लॉक प्रोवाइड की जो मैंने फर्स्ट वाले को की थी। और मेरा जो थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप है, ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को भी मैंने वही क्लॉक प्रोवाइड की। अभी यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? तो यहाँ से एक बात अच्छे से आप नोटिस करो कि अगर डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स आप प्रोवाइड करते हो सेम क्लॉक से, मतलब हर एक फ्लिप फ्लॉप को आप एक ही क्लॉक प्रोवाइड कर रहे, कितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हो, चाहे कितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हो, अगर आप एक ही क्लॉक प्रोवाइड कर रहे उनको, तो वो होगा सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, सिंक्रोनस काउंटर आपको पहचानना है तो आप यही देखेंगे कि कितने टोटल फ्लिप फ्लॉप्स है और सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्या एक ही क्लॉक से सप्लाई किया है, यह आपको दिख रहा है। तो व्हेन डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स आर सप्लाइड विथ सेम क्लॉक, देन इट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस काउंटर। तो ये सिंक्रोनस काउंटर में हो गया। अभी मान लो अगर ऐसा होता, अभी ये जो क्लॉक मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है, हर एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक तो लगेगा ही, लेकिन अभी ये क्लॉक मैंने लिया यहाँ से। ठीक है, मैंने यहाँ से क्लॉक लिया, फर्स्ट वाले को तो मैंने डायरेक्टली क्लॉक लिया, सेकंड वाले को क्लॉक दिया मैंने, फर्स्ट वाला जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट मैंने सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक बना दिया, क्लॉक इनपुट बना दिया। और मेरा थर्ड वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, ये जो मेरा थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप है, इसका जो क्लॉक है वो मैंने ड्राइव किया फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। ऐसा अगर मैंने किया तो ये बन जाएगा आपका एसिंक्रोनस काउंटर, ये उसकी कैटेगरी हो जाएगी एसिंक्रोनस काउंटर में ये आ जाएगा। मतलब when different flip flops are supplied with different clocks, then it is called as asynchronous counter, and when different flip flops are supplied with the same clock, then it is called as synchronous counter। तो सबसे पहले हमने जो देखा वो था आपका सिंक्रोनस काउंटर, और बाद में हमने जो देखा वो आपका ये अभी जो हमने ये देखा ये आपका है एसिंक्रोनस काउंटर। तो अभी आपको देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, डिफरेंट क्लॉक्स आप प्रोवाइड कर रहे हो। इस फ्लिप फ्लॉप को डायरेक्टली क्लॉक आपने अप्लाई किया, लेकिन ये जो आपका सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है इसको मैंने क्लॉक यहाँ से दी, मतलब इसके आउटपुट से, मतलब ये अलग ही क्लॉक बन गई। ये आपका थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप है, इसको मैंने सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट से मैंने क्लॉक दे दी, तो ये भी आपका अलग क्लॉक बन गया। तो डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स अगर डिफरेंट क्लॉक से आप सप्लाई करते हो तो वे एसिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में आ जाएगा, और डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स आर सप्लाई करते हो सेम क्लॉक से तो वो सिंक्रोनस काउंटर के कैटेगरी में आ जाएगा। तो लिखो, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखो
यहाँ ए सिंक्रोनस काउंटर में सेकंड पॉइंट लिखो, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स आर सप्लाइड विद डिफरेंट क्लॉक्स, और सिंक्रोनस काउंटर में सेकंड पॉइंट आप लिखो, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स आर सप्लाइड विथ सेम क्लॉक, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स आर सप्लाइड विथ सेम क्लॉक। ये आपका सेकंड बेसिक डिफरेंस हो गया सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस काउंटर में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा अभी डिटेल में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको बता देता हूं, इसका जो डिले होगा, अभी मैंने इसका ही डायग्राम ड्रॉ किया था ए सिंक्रोनस काउंटर का, उसको अलग अलग क्लॉक से हमने डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप को सप्लाई किया था, आपको पता है। तो यहां हमने क्या देखा, उसका जो डिले होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी जो मैंने ड्रॉ किया था उसका डिले बढ़ रहा है, तो इसका डिले ज्यादा होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन उसका कम होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन उसका लेस होगा। ठीक है, और सिंक्रोनस काउंटर जो सबसे पहले हमने देखा उसको हमने सेम क्लॉक से प्रोवाइड किया है, सेम क्लॉक से सेम क्लॉक हमने सारे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक टर्मिनल को सेम क्लॉक हमने प्रोवाइड किए, तो वहां आपका डिले ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं होता जितना ए सिंक्रोनस काउंटर का होता है। तो इन दैट केस आपका डिले कम होता है कंपेयर टू दिस ए सिंक्रोनस काउंटर, आणि दैट्स वाई हम कह सकते कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन उसका ज्यादा होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आप एक पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट आपका, कि इन ए सिंक्रोनस काउंटर डिले इज हाई, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज लेसर, delay is high, that's why frequency of operation is lesser, and in synchronous counter delay is very small compared to asynchronous counter, that's why frequency of operation is higher। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल रही है, रैंडम सीक्वेंस वाला काउंटर है लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा मिल रही है, तो ये अच्छी बात हो गई हमारे लिए। ठीक है, सिंक्रोनस काउंटर में। और एक इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट है, वो भी एक बेसिक पॉइंट ही है, कि आपका जो डिकोडिंग एरर आता है, डिकोडिंग एरर क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम ए सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस अच्छे से अभी डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले एपिसोड से, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। यहां आप फिलहाल लिख लो कि डिकोडिंग एरर या तो फिर आप कह सकते हैं ट्रांजिएंट एरर, ब्रैकेट में लिख लो ट्रांजिएंट एरर। तो ये लिख लो, डिकोडिंग एरर और ट्रांजिएंट एरर एग्जिस्ट इन ए सिंक्रोनस काउंटर, and in synchronous counter no decoding error is exist, in synchronous counter no decoding error is exist। ठीक है, तो ये अच्छे से आप अच्छे खासे आपने ये पॉइंट्स नोट किए होंगे, बेसिक पॉइंट्स थे, तो ये पूरे आपने नोट कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ रुक सकते हैं क्योंकि अगले वाले एपिसोड से हम पूरा जो आपका ए सिंक्रोनस काउंटर है वो अच्छे से शुरू करेंगे। अगले वाले एपिसोड से पूरा डिटेल में जानेंगे और बाद में हम ए सिंक्रोनस काउंटर के प्रॉब्लम्स वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते फिर अगले वाले एपिसोड में। इस एपिसोड में पूरा डिटेल में मैंने आपको बेसिक बता दिया, ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर का डिफरेंस, आप कैसे पहचानेंगे कि ये ए सिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस है, तो वो क्लॉक टर्मिनल आपने क्लॉक कैसे अप्लाई किए उसे, तो वो आपको बताएंगा कि ए सिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है। आप वहाँ से वो अच्छे खासे आप पहचान सकते वहाँ से। अभी और हमने यहाँ क्या देखा इस एपिसोड में कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स आपको लगेंगे काउंटर में, वो कैसे डिजाइन करना है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मॉड नंबर काउंटर का, और बाद में आपको देखना पड़ेगा उस आपका काउंटर सीक्वेंस में आपका जो हाईएस्ट काउंट है, उस स्टेट्स में जो नंबर ऑफ स्टेट जो होंगी उसमें जो हाईएस्ट काउंट होगा वो, और मॉड नंबर दोनों से आप पहचान पाएंगे कि आपको कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। ठीक है, तो वो हमने पूरा डिटेल में जान लिया। ठीक है, तो अभी अगले वाले एपिसोड में ही पूरा हम ए सिंक्रोनस काउंटर डिटेल में जानेंगे, क्योंकि देखो पूरा हमारा जो लिंक है वो वहाँ आपको नहीं, तो फिर मैं यहाँ थोड़ा पढ़ाऊंगा बाद में थोड़ा, तो ऐसा आपका लिंक डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा हम वहाँ ही शुरू करते हैं ए सिंक्रोनस काउंटर डिटेल में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। अभी आपको साउंड की कोई इश्यू आ नहीं रही होगी, मुझे पता है अच्छे से आपको अभी साउंड आ रही होगी। अच्छे से आप कमेंट करो इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं साउंड में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।